हेलो माय डियर एमडी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 8 के सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 8 चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमें 2 लेक्चर्स में कवर अप करना था। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा चैप्टर 8 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें हमें इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे हम, ठीक है, उनके डेफिनेशंस वगैरह। तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर लेक्चर को स्किप नहीं करना, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएंगी। बिल्कुल एंड तक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। क्यों लाइक कर सकते हो? क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के देखो कमेंट्स आ रहे हैं कि जिस तरीके से हमने फार्मास्यूटिक्स की 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पर, ठीक है। सबसे पहले एमडीएस फार्मेसी ने ही पूरे यूट्यूब पर फार्मास्यूटिक्स की 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, जिसमें पूरी फार्मास्यूटिक्स डी फार्म फर्स्ट ईयर की पूरी फार्मास्यूटिक्स एक ही वीडियो में कवर अप की है, ठीक है। एक ही वीडियो लेक्चर में पूरी फार्मास्यूटिक्स को समझाया गया है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है उस वीडियो में, और 9 घंटे 14 मिनट की वो वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर और जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फार्माकोग्नोसी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो सर इनके भी 1 शॉट आप लेकर आइए, ठीक है। इनके भी आप 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स अपलोड करिए, सो दैट अगर आपको फार्माकोग्नोसी और जो बाकी और चैप्टर्स हैं फार्मास्यूटिक्स के अलावा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, उसके भी अगर आपको 1 शॉट चाहिए, ठीक है, सो दैट आप उसके लिए कमेंट करिए वीडियोज़ पर, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं उसके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और ये भी मुझे बताना है कि आप किस स्टेट से हो और किस बोर्ड से हो, और कब आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा किस टाइम पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए और वो अपलोड करनी चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, देखो सुनो। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये तो पढ़ लिया था कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। इसी तरीके से हमने ऑर्गन्स पढ़ लिए थे, ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स वगैरह, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन की, हम सांस किस तरीके से लेते हैं और सांस किस तरीके से छोड़ते हैं, ये सब हमें पढ़ना रहता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। सो दैट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, नेमली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। बेसिकली 2 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में, जिसका नाम है इंस्पायरेशन यानी कि सांस लेना, ठीक है, और एक्सपायरेशन यानी कि सांस छोड़ना, ठीक है। तो जब हम सांस लेंगे तो हम क्या ले रहे होंगे? ऑक्सीजन ले रहे होंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या छोड़ रहे होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आगे समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको इसमें समझनी है भाई, इंस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। इंस्पायरेशन क्या होता है? सो दैट इंस्पायरेशन ऑल्सो नोन एज इनहेलेशन। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन को, एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, सांस को ले रहे होते हैं, हवा को अपने लंग्स में भर रहे होते हैं, ठीक है। इज एन एक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। सर एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है? एक्टिव प्रोसेस का मतलब यह है कि इसमें एटीपी यूज होती है, ठीक है, एनर्जी यूज होती है ऑफ ड्राइंग एयर को लेने में, किस में? लंग्स में, इनटू द लंग्स। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन की पहली स्टेज है, ठीक है। इट इज़ डिटेल इन एज, और डिटेल में यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से, बहुत सुपर लेवल से यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, देखो सबसे पहले क्या होगा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर डायफ्राम क्या है, सो दैट वो भी आप देख लो। डायफ्राम क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने दूसरे नोट्स में, ठीक है। डायफ्राम, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। यू कैन सी दैट। देखो ये है इंस्पायरेशन का, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। कैसा प्रोसेस है इंस्पायरेशन? एक्टिव प्रोसेस है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम मसल्स में और कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में, तब क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है। अब आपकी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपकी काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखो आप ऐसा मानकर चलो, जस्ट वेट, यस, ठीक है।
ऐसा मानकर चलो, देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, ये है डायफ्राम, नीचे की तरफ डायफ्राम, ठीक है। लंग्स के नीचे की तरफ होता है डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। ये जो है ये आपकी रिब्स हैं, ये आपका स्टर्नम है आगे का, ठीक है, ये स्टर्नम है और ये इसके अंदर है मान लीजिए लंग्स, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे होगा क्या, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। अब अभी देखो आपकी समझ में अभी आएगा, देखो काफ़ी अच्छे से इस डायग्राम को आपने समझ लिया, इस डायग्राम को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया, ये इंटरकॉस्टल मसल्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए। देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात काफ़ी अच्छे से। हमारे यहाँ पर जो दो मसल्स हैं वो उनका मेनली रोल होता है इंस्पायरेशन में भी एक्सपायरेशन में भी, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना है बिल्कुल सारी बातों को, ठीक है। एक तो मसल है डायफ्राम मसल्स, ठीक है, एक मसल्स है डायफ्राम मसल्स, वो मैंने आपको बता दी कि नीचे की तरफ होता है डोम शेप का, गुंबद आकार का क्या होता है, डायफ्राम होता है, आपकी समझ में आ गई। दूसरी मसल्स होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स दो रिब्स के, दो पसलियों के बीच में जो मसल्स होती हैं ना, उन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। अब उनमें जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, बेसिकली जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब क्या होता है कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। देखो सुनो मेरी बात, ठीक है। जब ये मान लीजिए, देखो अभी ये एकदम कैसे कैसे किस स्टेट में है, ये डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खिंचकर नीचे को आएगा, ठीक है, खिंचकर नीचे को आएगा, खिंचकर नीचे को आएगा। इसी तरीके से जब जब क्या होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स क्या होंगी, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होंगी, उठेंगी। इससे भी क्या होगा कि अंदर का जो है थोरेसिक वॉल्यूम वो इंक्रीज होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से थ्योरी पर अभी आऊँगा मैं, पहले इस चीज़ को समझो काफ़ी अच्छे से। मैंने आपको ये बताया कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनर वाइवा वॉस के टाइम पर आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो एग्जिट एग्जाम होगा उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। क्यों है ऐसा एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर एटीपी यूज हो रहे हैं। समझ में आ गई बात। दूसरी बात ये कि दो मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक तो डायफ्राम मसल्स और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, इन दोनों में जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उससे क्या होगा कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर जब जो लंग्स में प्रेशर है वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। भाई ऐसा मानकर चलो, ऐसा मानकर चलो, ऐसा मानकर चलो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, जब आप उसको बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर का प्रेशर तो रिड्यूस होगा ना, ठीक है, उसके अंदर का प्रेशर तो डिक्रीज होगा। अगर ये थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उससे थोरेसिक प्रेशर, अंदर जो प्रेशर है एयर का, गैसेस का, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्योंकि जो मूवमेंट होता है गैसेस का, एयर का जो फ्लो होता है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है। तो बाहर मान लीजिए अभी क्या है कि प्रेशर प्रेशर नॉर्मल शुरू से लेकर चल रहा हूँ, बाहर जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है हवा का, एयर का, वो अभी कम है, ठीक है। लेकिन जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने से अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम हो गया, ठीक है। बाहर के प्रेशर से जब कम हो गया तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो ऑफ एयर होगा एटमॉस्फेयर टू लंग्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी चीज़ को हमने कहा है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक बैलून है, क्या है, एक बैलून है, ठीक है। उस बैलून में अगर हवा भरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अगर हवा भरी हुई है, मीन्स दैट उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो हवा बैलून में से कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है। इसका आप उल्टा कर दो, यहाँ पर बात समझ में आ गई। मीन्स दैट अगर उस बैलून का प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर से एयर अंदर आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब एक्सपायरेशन समझ लो, फिर इसको जो है ना मैं एकदम कंबाइन कर पढ़ाऊंगा। एक्सपायरेशन देखो क्या है, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई, पैसिव प्रोसेस है। क्यों है पैसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं लग रही, आपकी एटीपी इसके अंदर यूज नहीं हो रही है। इसके अंदर क्या होगा, उल्टा कर दो, सारी चीज़ों को उल्टा कर दो। इंस्पायरेशन का उल्टा कर दोगे ना तो आपका एक्सपायरेशन की डेफिनेशन और वो क्या नाम है इसका फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था डायफ्राम मसल्स का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा। डायफ्राम मसल्स का भी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का भी रिलैक्सेशन हो रहा है। तो जब रिलैक्स करेंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो जब अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना, वही बैलून वाला जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि जब अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देखो थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तब फ्लो ऑफ एयर जो होगा वो लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी को हमने बोला है एक्सपायरेशन। समझ में आ गई बात। अब हम पढ़ लेते हैं भाई, अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरी में। थ्योरी में देखो, थ्योरी समझो काफ़ी अच्छे से। इंस्पायरेशन यानी कि सांस लेना, मैंने आपको बता दिया। इनहेलेशन सांस लेना हम क्या कहते हैं, उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं। सबसे फर्स्ट डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द डायफ्राम डोम शेप के मसल्स है। डोम शेप यानी कि गुंबद आकार की मसल्स होती है। फ्लैटेंस एंड मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, वो कैसे हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो मीन दैट फ्लैट हो जाएगी, और मूव्स करेगी वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ को। दूसरी बात, रिब केज एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा फैल जाएगा। ठीक है, जो रिब केज है वो मूव्स करेगा अपवर्ड ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ। ठीक है, डज इंक्रीज कर देगा वो चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। दूसरी बात, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। पसलियों के बीच में, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स है ना, हमारी रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, ठीक है, उन्हें हमने बोला है इंटरकॉस्टल मसल्स। उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा बिटवीन द रिब, देखो द इंटरकॉस्टल मसल्स लोकेटेड बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, पुल द रिब्स, वो रिब्स को खींचेंगी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रेशर और ज़्यादा, वॉल्यूम जो होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। सो दैट एयर एंटर्स, एयर एंटर करेगी द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यानी कि नथुने। ठीक है, जो बड़े बड़े होल हैं आपकी नोज के, वहां से एयर एंटर करेगी और माउथ के थ्रू, पासिंग थ्रू द ट्रैकिया, ट्रैकिया से पास होती हुई, ब्रोंकाई से पास होती हुई और ब्रोंक्यूल से पास होती हुई क्या कर देगी, एल्वुलाई फिल, एल्वुलाई में जाकर भर जाएगी। एयर रिचेज द एल्वुलाई, एयर कहाँ पहुंच जाएगी, हवा एल्वुलाई में पहुंच जाएगी जहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा। अब सुनो मेरी बात भाई, लंग वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, लंग वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। द लंग्स एक्सपैंड, लंग्स क्या होंगे, एक्सपैंड करेंगे। द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेज, जो एयर का प्रेशर है, हवा का प्रेशर है लंग्स के अंदर, वो डिक्रीज हो जाएगा और जो फ्लो ऑफ एयर होगा वो एटमॉस्फेयर से, वातावरण से बाहर से आपके लंग्स की तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बार और यहाँ पर आप अच्छे से समझ लो कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम मसल्स में, कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में। इससे क्या हुआ कि टोटल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब टोटल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्योंकि अब बाहर का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, सो दैट एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ आना क्या कर देगी, एयर स्टार्ट कर देगी। ठीक, अब सुनो हम पढ़ते हैं अब एक्सपायरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सपायरेशन के बारे में देखो, मैं जो है ना बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ आपको। किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट, किसी भी टाइप की मतलब कोई क्वेरी आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सारा लेंथी भी हो सकता है लेक्चर, बट मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो सुनो, 10 लेक्चर्स को देखने से ज़्यादा बेहतर है कि एक ही लेक्चर को 10 बार देख लो। ठीक है, इसी तरीके से 10-12 बुक्स को पढ़ने से बेहतर है कि एक ही बुक को 10-12 मरतबा टाइम्स पढ़ लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सपायरेशन के बारे में, यानी कि सांस छोड़ना। एक्सपायरेशन ऑल्सो नोन एज इन एक्सहेलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। जैसे हमने इंस्पायरेशन को इनहेलेशन बोला था, इसी तरीके से एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन हम बोलते हैं। कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि भाई क्यों है पैसिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन ही तो हो रहा है, मसल्स का किसी भी टाइप की एनर्जी यूज नहीं हो रही, एटीपी यूज नहीं हो रही। पैसिव प्रोसेस है ऑफ पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, क्या करना है कि भाई पुश करना है, एयर को बाहर निकालना लंग्स से। इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन की कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन है फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, इंस्पायरेशन। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या है, एक्सपायरेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ द रेस्पिरेशन। इट इज डिटेल इन एज। ठीक है, डिटेल में देखो कुछ इस तरीके से है। डिटेल में डायफ्राम मसल्स, सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि भाई उसका उल्टा कर दो बिल्कुल। डायफ्राम मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी। द डायफ्राम रिटर्न्स टू इट्स डोम शेप, डायफ्राम जो है वो डोम शेप की तरफ मतलब दोबारा से हो जाएगा और मूव करेगा अपवर्ड ऊपर की तरफ। इसी तरीके से जो रिब केज है वो डिसेंड करेगा, द रिब केज मूव डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा और इनवर्ड। ठीक है, और इंक्रीज कर देगा वो वॉल्यूम को, थोरेसिक वॉल्यूम को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा। इसी तरीके से इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स कर जाएंगी। जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगी, अलाउ करेंगे रिब्स को मूव करने के लिए डाउनवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरफ।
एयर लीव्स, अब जो है एयर लीव्स द एल्वोलाई, एल्वोलाई को छोड़ेगी, पास करेगी थ्रू द ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद कहाँ पर जाएगी, बेसिकली फेरिंग से होती हुई, माउथ से होती हुई नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। एयर एग्जिट्स, एयर एग्जिट कर देगी बॉडी को थ्रू द नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक है, और माउथ के थ्रू, सिंपल सी बात है। लंग्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो लंग्स है वो डिफ्लेट हो जाएगा, यानी कि कैसा हो गया था, उसमें जो हमारा डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया था ना, इसके उसके बाद में वो डिफ्लैट हो जाएगा एक्सपायरेशन में, ठीक है। एयर प्रेशर इनसाइड द लंग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है गैसेस का, हमेशा याद रखना, इसी सिंपल फंडा है ये, इसी पर जो है ना सब ये पूरा बेस है, ठीक है। सो दैट इंक्रीजेज एंड द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स टू एटमॉस्फेयर अकर्स, और फिर जो फ्लो होगा एयर का वो लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ हो जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, इस चीज़ को दोबारा से समझ लो, मैंने कहा था कि भाई इंस्पायरेशन का उल्टा कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंस्पायरेशन का उल्टा कैसे करोगे, इंस्पायरेशन का उल्टा देखो, एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था दोनों में, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है दोनों में, यहाँ पर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फ्लो ऑफ एयर यहाँ पर लंग्स टू एटमॉस्फेयर हो रहा है, यहाँ पर कैसा हो रहा था, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, यहाँ पर कैसा हो रहा है, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, इसी को हमने बोल दिया एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो सुनो, एडिशनली ड्यूरिंग फोर्स एक्सपायरेशन, यानी कि आप जान लगाकर आप एक्सपायरेशन करते हो, या हम यूँ कहें कि आप किसी मोमबत्ती को, किसी कैंडल को बुझा रहे हो, ठीक है, फूंक मार कर ही तो बुझाओगे, सो दैट आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, ठीक है, थोड़ी सी आपने ताकत लगाकर क्या करी, कि थोड़ी सी ताकत लगाकर आपने सांस छोड़ी, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में। द फॉलोइंग मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या होता है कि कुछ फॉलोइंग मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसमें आपके एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, कंफ्यूज मत हो जाना, फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और यहाँ पर है फोर्सफुली जब आप एक्सपायरेशन करोगे तो उसमें यूज होंगी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब देखो सुनो, एब्डोमिनल मसल्स यानी कि आपकी पेट की जो मसल्स हैं, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, पुश करेंगी डायफ्राम को और ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे भाई, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, पुल करेंगी रिब्स को डाउनवर्ड, ठीक है, और ज़्यादा नीचे आने के लिए। अब देखो इसको समझ लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, यह है फोर्स एक्सपायरेशन। कैसा प्रोसेस भाई, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि फोर्सफुली हम एक्सपायर कर रहे हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स, ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पेट की मसल्स है एब्डोमिनल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ज़्यादा ऊपर को पुश करेंगी डायफ्राम को, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो थोरेसिक वॉल्यूम था वो डिक्रीज तो हो रहा था और एक्स्ट्रा डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स एक्सपायरेशन होगा, फ्लो ऑफ एयर फोर्सिबल होगा ताकत के साथ, और लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा एयर का, सिंपल सी बात है, ठीक है। पॉज क्या है भाई, आफ्टर एक्सपायरेशन, सांस छोड़ने के बाद में देयर इज अ लिटिल गैप, एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं पॉज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉज, एंड अगेन सेकंड साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस, यानी कभी आपने सांस छोड़ी और सांस लेने से पहले जो थोड़ा सारा जो गैप है, ठीक है, जो थोड़ा सारा टाइम गैप है, उसी को हमने बोला है पॉज, ठीक है। आप समझ लो काफ़ी अच्छे से। दूसरा टॉपिक, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, देखो क्या है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, द नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन आर एज फॉलोज, कैसे भाई, न्यू बॉर्न यानी कि अभी जो बिल्कुल एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, बच्चा है, उसमें 40 टाइम्स पर मिनट होता है, एक मिनट में 40 मरतबा वो सांस लेता है और छोड़ता है, ठीक है। एट 12 मंथ ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है या 12 महीने का हो जाता है तो उस बच्चे में 30 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 30 मरतबा सांस लेगा और छोड़ेगा, ठीक है, रेस्पिरेशन करेगा। फ्रॉम 2 to 5 ईयर, 2 से लेकर 5 साल तक का जो बच्चा है होता है वो एक मिनट में 24 मरतबा, ठीक है, क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। इसी तरीके से एडल्ट में, यानी कि जैसे कि आप हैं, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, एडल्ट में 10 से 20 मरतबा एक मिनट में, ठीक है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लाइटली क्विक इन वुमेन देन मैन, ठीक है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो थोड़ा सारा क्विक हो सकता है, किस में, वुमेन में, ठीक है, लेडीज़ में, औरतों में, किसके मुकाबले में, मैन के मुकाबले में, ठीक है, फीमेल्स में। सो दैट अब हम पढ़ेंगे भाई फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने मैकेनिज्म ऑफ तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे भाई फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो सुनो, जो फंक्शन है ना लंग्स के जो फंक्शन है वो क्या है, इंटरचेंज ऑफ गैसेस एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स का फंक्शन क्या है, आपके जो फेफड़े हैं लंग्स हैं उनका फंक्शन क्या है कि वो चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, गैसेस को बदल देती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज होता है। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज होता है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी को हमने क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोला। इट अकर्स इन 2 स्टेजेस। ये किस में होती है भाई, 2 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड। सबसे पहली बात कि भाई जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा किस किस के बीच में होगा, एल्वियोलाई जो आपके लंग्स में है और ब्लड के बीच में होगा, ठीक है। दैट इज जो आपके हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, इम्प्योर ब्लड आया था लंग्स में, ठीक है, उसका क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। समझ गए बात, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको हमने क्या बोला, इसको हम एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में देखो क्या होता, ऑक्सीजन इज टेकन इन। जब हमने इंस्पायर किया तो हमने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, टेकन इन। इट पासिस थ्रू द एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई के थ्रू पास हुई, ठीक है। व्हेन इट कम्स इनटू द इंटीमेट कांटेक्ट विद ब्लड, और जब ये ब्लड के कांटेक्ट में आएगी, जब ये ऑक्सीजन ब्लड के कांटेक्ट में आएगी पल्मोनरी कैपिलरीज में, ओनली 1 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, तो एक लेयर जो 1 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन जो है एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेपरेट कर देगी ऑक्सीजन को ब्लड से, ठीक है। ऑक्सीजन पासिस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ऑक्सीजन इस मेम्ब्रेन को पास कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, एंड इज टेकन अप बाय द हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज, और हमारी आरबीसीज में रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उससे जाकर बाइंड हो जाएगी, ठीक है, उससे मतलब क्या हो जाएगी भाई, बाइंड हो जाएगी। एंड कैरीड टू द हार्ट, और फिर हार्ट में जाएगी, हार्ट के थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पर चले जाएगी, हार्ट में चले जाएगी, और हार्ट क्या करेगा कि पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, ठीक है, पहुंचा देगा। फिर क्या होगा, फ्रॉम द हार्ट इट इज पंप टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से ही क्या होगी, पंप होगी हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में। यानी कि हार्ट क्या कर देगा, जब वो पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचा देगा, पंप कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सुनो अब मेरी बात, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइव द गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस। अब जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ड्राइव द गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस, ड्राइव करता है गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस को, अलाउइंग ऑक्सीजन टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम, अलाउ करता है ऑक्सीजन को वो एंटर कर जाए ब्लड स्ट्रीम में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए, ठीक है, लंग्स के थ्रू क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब मेरी बात सुनो देखो गौर से, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा प्रोडक्ट है भाई, वेस्ट प्रोडक्ट है। सो दैट जब वो ब्लड के पास आया था, तो जब ब्लड डिऑक्सीनेटेड ब्लड आया था, सो दैट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेजेंट थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए उसने एल्वियोलाई के थ्रू, लंग्स के थ्रू, और मतलब उसको बाहर कर दिया एक्सपायरेशन के थ्रू, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाइंड कर दिया, पूरी बॉडी में उसको पहुंचा दिया। अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द एल्वियोलाई, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, पास आउट थ्रू द माउथ, नोज एंड माउथ, और नाक के थ्रू आपकी, और माउथ के, मुंह के थ्रू, ठीक है। बेसिकली क्या हो जाती है, वो पास आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टिश्यूज एंड ब्लड, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, टिश्यूज और ब्लड के बीच में। यानी कि अब लंग्स से तो ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी। अब क्या है कि भाई जब ये ब्लड जब पहुंचेगा टिश्यूज के पास में, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन के पास पहुंचा, ठीक है, ब्रेन में ब्लड पहुंचा ऑक्सीनेटेड, सो दैट वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी को हम इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इन दिस स्टेज, देखो इस स्टेज में होता क्या है, द ब्लड हैविंग ऑक्सीजनेटेड सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन सर्कुलेट करता है थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। कौन सा ब्लड, जिसके अंदर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जिन आरबीसीज में, ठीक है। जिन आरबीसीज में क्या बेसिकली सारी वो क्या नाम है, वो ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है वो पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है उसको लेकर, ठीक है। फाइनली रीच द कैपिलरी बेड, और कहाँ पर पहुंचता है, कैपिलरी के पास पहुंचता है, विहर, जहां पर क्या होगा, द ब्लड इज फ्लोइंग एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत ज्यादा स्लो ब्लड क्या होता है भाई, एक्सट्रीमली स्लोली फ्लो करता है, ठीक है। द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ द प्योर ब्लड सप्लाइंग द टिश्यूज इज हाई 100 mmHg, बट द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ टिश्यूज इज लो 40 mmHg। देखो सुनो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो ऑक्सीजन टेंशन होगा ना प्योर ब्लड का, उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। कितना होगा, 100 mmHg होगा, ठीक है। बट जो ऑक्सीजन टेंशन होगा टिश्यूज का,
टिश्यूज़ का जो ऑक्सीजन टेंशन होगा वो लो होगा, 40 mmHg होगा। सो दैट हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ही तो मूवमेंट होगा ना, 100 से, मीन दैट ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। सिंपल सी बात है, इसको ज़रूरत है, इसको ज़रूरत नहीं है। सो दैट यहाँ से इसमें प्रेशर ज़्यादा है, सो दैट किस में पहुंच जाएगी, टिश्यू में पहुंच जाएगी। किस में पहुंच जाएगी, ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ठीक है, सो ऑक्सीजन ऑफ ब्लड गोज टू द टिश्यूज। क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ब्लड में, जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक पहुंच जाएगी। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इज मोर इन टिश्यूज देन द ब्लड। अब इसका उल्टा है भाई, क्योंकि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर कम है। सो दैट वहाँ से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है गोज आउट फ्रॉम द टिश्यूज टू द ब्लड, टिश्यू से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। अब ब्लड जो है, नाउ द ब्लड कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड है जिसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जिसको हमने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड, इज टेकन बैक टू द हार्ट, ये वापस से हार्ट में आएगा वेन्स के थ्रू और वेनस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, हार्ट क्या कर देगा, इसको पंप कर देगा, किस में भाई, किस में पंप कर देगा, लंग्स में पंप कर देगा, और फिर लंग्स में जाएगा, उसके बाद में फिर उसका क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। सिंपल सी बात है, अब समझेंगे हम इसका। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेगुलेशन किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है। अब देखो, रेस्पायरेशन इज रेगुलेटेड बाय टू कंट्रोल्स, दो कंट्रोल से बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है, रेगुलेट होता है। नर्वस कंट्रोल है और केमिकल कंट्रोल है। ठीक है, नर्वस कंट्रोल में देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इट इज एक्सर्टेड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर, ये रेस्पिरेटरी सेंटर से एक्सर्टेड होता है, प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहां पर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्रॉम दिस सेंटर, इस सेंटर से, ब्रेन का जो ये सेंटर है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा में, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो एफरेंट इम्पल्सिस हैं वो पास होते हैं डायफ्राम में। ठीक है, फ्रेनिक नर्व के थ्रू, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उसमें किसके थ्रू, इंटरकॉस्टल नर्व्स के थ्रू पास होते हैं एफरेंट इम्पल्सिस। ये जो इम्पल्सिस हैं कैरी करते हैं, कॉज करते हैं रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं डायफ्राम का और इंटरकॉस्टल मसल्स का। ठीक है, एफरेंट इम्पल्सिस अराइज ड्यू टू दी डिस्टेंशन, जो एफरेंट इम्पल्सिस हैं वो अराइज होते हैं ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ एयर सैक से। ठीक है, दे आर कैरिड बाय वेगस नर्व टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, और वापस से किस में आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर में आ जाते हैं। किसके, कौन कैरी करते हैं, वेगस नर्व कैरी करती हैं। ठीक है, केमिकल कंट्रोल में क्या है भाई, दिस इज अफेक्टेड थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द ब्लड, यानी कि जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट एक मैसेज जाएगा कहाँ पर, हमारे ब्रेन में, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इंक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में, प्रोड्यूस द स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, लेवल प्रोड्यूस द अपोजिट इफेक्ट, और फिर वो क्या करेगा भाई, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वीडियो, काफ़ी अच्छे से समझना है। देखो सुनो, केमिकल रेगुलेशन समझ लो काफ़ी अच्छे से, बेस्ड ऑन द कीमो रिसेप्टर्स की बेसिस पर, विच आर सेंसिटिव, जो है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयंस के लिए। देखो सुनो मेरी बात, जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो भाई हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेंगे। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, और हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्च में। ठीक है, जब इन दोनों में, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएंगे ब्लड में, तो ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा को स्टिमुलेट कर देंगे, और ये क्या करेंगे, रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज कर देंगे कि भाई ये हार्मफुल गैस है यार कार्बन डाइऑक्साइड, इसको निकालो बाहर। समझ में आ गई बात। देखो केमिकल वाला ये रहा, ठीक है, ये केमिकल वाला है रेगुलेशन। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पर क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके अंदर क्या होगा कि भाई, इसके अंदर क्या है कि सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है। अब इसके दो ग्रुप हैं, एक तो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये आपको मतलब इतना ज़्यादा, मतलब सिलेबस में आपके ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं है डिटेल में, बट मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जिट एग्जाम में जो आएंगे ना भाई क्वेश्चन, वो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, तो इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, इंस्पायरेटरी एरिया है DRG, और ये जो है ये क्या है, एक्सपायरेटरी एरिया है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग को, सिर्फ इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन किसका,
डायफ्राम मसल्स का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्सपायरेटरी एरिया है, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को और एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और फोर्सफुल ब्रीथिंग को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई साहब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, सर ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि सर ये जो मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। हार्ड सब्जेक्ट है भाई साहब, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आपको पढ़ना रहता है इसके अंदर। ठीक है, हल्के में मत लेना डिफार्मा फर्स्ट ईयर को। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी जो है काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करो। बिल्कुल हलवा नहीं है कि बस चम्मच उठाओ और खा लो। ठीक है, सो दैट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ हम पढ़ने वाले हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम का, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स प्रोड्यूसेस द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम मसल्स में और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में, तो ये क्या करता है, ये फैला देता है चेस्ट कैविटी को, मींस दैट थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। सो द एयर एंटर्स इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो उससे क्या होता है कि जो एयर है वो एंटर करना स्टार्ट कर देती है लंग्स में इंस्पायरेशन के मीन्स दैट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के दौरान। अब फोर्स इंस्पायरेशन कब होता है, कैन प्रोड्यूस एडिशनल एक्सपेंशन, फोर्स एक्सपायरेशन, आपने गहरी सांस ली, ठीक है, उससे क्या होगा कि और ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि मोर एयर एंटर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एयर एंटर करेगी लंग्स में। सिमिलरली इसी तरीके से फोर्स एक्सपायरेशन एक्सपेल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या करेगा भाई, एक्सपेल करेगा। एवर आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन के बाद में सम एयर स्टिल रिमेन्स, कुछ एयर रह भी जाती है लंग्स में, इन द लंग्स। ठीक है, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स, तो इसलिए क्या है कि भाई वेरियस टाइप्स के वॉल्यूम्स हैं और कैपेसिटीज़ हैं जो कि हमें पढ़ने रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई साहब लंग्स वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम के बारे में, दैट इज टीवी 500 ml का होता है। द अमाउंट ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग इट इज़ अबाउट 500 ml, यानी कि वो अमाउंट है ये एयर का जो हमने लिया और छोड़ा, इनहेल किया और एक्सहेल किया नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान में, ये अबाउट 500 ml का होता है। ठीक है, 500 ml का ये होता है। इसको आपको समझाने के लिए ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, जस्ट वेट, यस देखो, ये सुनो मेरी बात, ये टाइडल वॉल्यूम है भाई साहब, कितना ml है, ये 500 ml है। पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी, एग्जामिनर भी पूछ सकता है वाइवा वॉस के दौरान, एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे के सारे आपको ये पता होने चाहिए काफ़ी अच्छे से। ठीक है, मैं बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करता हूँ कि यार मतलब कुछ मत पढ़ो, जाकर एकदम एग्जाम में बैठ जाना, पास हो जाओगे, कुछ भी लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ोगे तभी पास होगे। ठीक है, अदरवाइज बैग भी लग सकती है, इसलिए बेस्ट यह है कि बार बार ये एग्ज़ाम देने से बेहतर यह है, बार बार मेहनत करने से बेहतर यह है कि एक ही बार अच्छे से दबाकर मेहनत कर ले जाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप देखो, आप भी अभी आप क्या हो कि आप बैठे हो अपने रूम में और लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। ठीक है, ये नॉर्मल क्या है, इसी को हमने बोला टाइडल वॉल्यूम 500 ml का होता है। ठीक है, अब सुनो, अब आपने बैठे बैठे क्या करा आपने कि गहरी सांस ली। आप अच्छा खासे टाइडल वॉल्यूम ले रहे थे, छोड़ रहे थे, टाइडल वॉल्यूम लिया, फिर सांस छोड़ी, फिर सांस ली, फिर सांस छोड़ी, फिर अब आपने गहरी सांस ली, खूब गहरी सांस ली, खूब गहरी सांस ली, इसी को हमने बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml का होता है। ठीक है, गहरी सांस ली, गहरी सांस ली, गहरी सांस ली, टाइडल वॉल्यूम ले रहे थे, छोड़ रहे थे, अब आपने गहरी सांस ली और ज़्यादा एयर को अपने लंग्स में भरा, इसी को हमने बोला इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। अब देखो सुनो, अब आपने गहरी सांस ली, अब आपने सांस छोड़ दी, जो आपने गहरी ली थी वो भी छोड़ दी, टाइडल भी छोड़ दी। अब आपने जब सांस छोड़ी तो और ज़्यादा मतलब सांस छोड़ी और ज़्यादा सांस छोड़ी और ज़्यादा सांस छोड़ी। ठीक है, इसी को हमने बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml का ये होता है। ठीक है, अब आपने भाई एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम था ERV वो भी निकाल लिया, टाइडल वॉल्यूम भी निकाल लिया। अब आप टाइडल ले रहे हो, टाइडल छोड़ो, सिमिलरली इसी तरीके से ये वाला भी है। ठीक है, एक और वॉल्यूम होता है जिसको हमने बोला रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि कितना ही आप मतलब सांस छोड़ दो ये निकलता नहीं है। ठीक है, ये जब से लेकर जब पैदाइश से लेकर मौत के वक्त ही निकलता है। ठीक है, यानी कि जब डेथ होती है, ठीक है, जब ही ये जो वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml जो एयर बची हुई होती है लंग्स में वो तभी निकलती है। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम समझ में आ गई काफ़ी अच्छे से बात। अब थ्योरी को समझ लो।
टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया। नॉर्मल स्टेट में आप बैठे हो अभी अपने रूम्स में, लेक्चर देख रहे हो एकदम मस्त, क्या हो रहा है कि भाई सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये क्या है टाइडल वॉल्यूम है 500 ml का होता है। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम गहरी सांस ली आपने, एडिशनल क्या हुआ, एडिशनल एयर आपने क्या करी भाई, इनहेल करी। एडिशनल एयर दैट कैन बी इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन के बाद में 3000 ml की होती, ठीक है। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम गहरी सांस एकदम मतलब जबरदस्ती सांस छोड़ रहे हो, पूरा दम लगाकर ऊपर से लेकर नीचे तक का दम लगा दिया, सारी के सारी जितनी हवा थी आपके लंग्स में सब के सब आपने निकाल दी, इसी को हमने बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एडिशनल एयर दैट कैन बी एक्सहेल, जो एक्सहेल हो सकती है नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में, ठीक है, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में, यानी कि टाइडल वॉल्यूम के बाद में। वो कितना एम है भाई, कितना एम है, कितने एम है, अप्रॉक्सीमेटली 1200 ml है, 1100 से 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम ये वो एयर है लेफ्ट इन द लंग्स में रह जाती है आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सेलेशन के बाद में, ये लगभग 1200 ml की होती है, ठीक है, 1200 ml की ये होती है। अब देखो सुनो मेरी बात, लंग कैपेसिटीज हम पढ़ने वाले हैं हम। टोटल लंग कैपेसिटी दैट इज TLC, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद में, यानी कि आपने दम लगाकर खूब जोर लगाकर आपने सांस ली, ठीक है, तो इसी को हमने बोला टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। खूब दम लगाकर एकदम दम लगाकर आपने सांस ले ली, तो जितने अमाउंट में आपने टोटल अमाउंट जो है एयर का जो कि लंग्स में आपने आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद में, ठीक है, जो अमाउंट है इसी को हमने बोला भाई क्या, टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि जो ओवरऑल लंग कैपेसिटी है वो 6000 ml की होती है, इतना समझ लो बस, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है भाई, जो मैक्सिमम अमाउंट में एयर दैट कैन बी, जितना हम मैक्सिमम अमाउंट में एयर एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद में, ये लगभग 4800 ml का होता है, इसी को हमने बोला वाइटल कैपेसिटी दैट इज VC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में एयर दैट कैन बी इनहेल, जो कि ली जा सकती है, ठीक है, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में, इसको हमने बोला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml की ये होती है, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम FRC ये क्या है भाई, ये अमाउंट है एयर का जो कि रह जाता है लंग्स में, जितनी एयर लंग्स में रह जाती है नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद में, ये कितना होता है 2400 ml का होता है। द वैल्यूज आर अप्रॉक्सीमेटली एंड कैन वेरी, ये अप्रॉक्सीमेटली हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं एज पर, ठीक है, कि एज कितनी है, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है तो उसकी बेसिस पर, ठीक है, कोई ओल्ड एज है या मतलब एकदम जवान है आप जैसा, ठीक है, एडल्ट, इसी तरीके से सेक्स की बेस पर कि मेल है या फीमेल है या अदर फैक्टर्स पर भी ये डिपेंड कर सकती है। ये जो वैल्यूज हैं रिकॉर्ड की जाती हैं स्पायरोग्राम के थ्रू और मेजर्ड होती हैं स्पायरोमीटर के थ्रू, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब सम टर्म्स यूज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ जो ऐसी टर्म्स हैं जो कि यूज होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसको स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपका और मैं क्लियर करा देता हूँ यहाँ पर, लंग्स कैपेसिटीज वाला, ठीक है। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, आपने टाइडल वॉल्यूम और IRV को अगर प्लस कर दिया तो ये कितना था भाई, ये कितना था 500 ml, ये कितना था 2500 से 3000 ml, तो कितना आ गया टोटल 3500 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अगर आपने टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर आपने इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है। वाइटल कैपेसिटी, इन तीनों का आपने क्या कर दिया भाई साहब, ऐड कर दिया, टाइडल वॉल्यूम को भी, IRV को भी, ERV को भी, तो क्या आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या होगा, FRC में ERV एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को आपने अगर प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी को और रेजिडुअल वॉल्यूम को दोनों को प्लस कर दो, ये सारी के सारी कैपेसिटीज को प्लस कर दो। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपको समझ में आ गई थी। अगर आपने टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को क्या कर दिया, इन दोनों का अगर आपने प्लस कर दिया तो ये कितना 500, ये कितना 2500 से 3000, कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर 3500 ml, मीन्स दैट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर आपने टाइडल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को इन दोनों का अगर आपने प्लस कर दिया तो क्या बोलेंगे हम उसको, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। FRC में अगर आपने टाइडल वॉल्यूम और FRC में क्या करेंगे, देखो सुनो, FRC में हम क्या करेंगे, FRC में अगर आपने रेजिडुअल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को इन दोनों का अगर आपने प्लस कर दिया, ठीक है, इन दोनों का अगर आपने प्लस कर दिया तो आपकी आ जाएगी क्या, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, और इसी तरीके से रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया तो ठीक है, चारों को प्लस कर दोगे तो वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, मीन दैट टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो ये समझो, ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आपको पता होने चाहिए। एज अ फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में जाओगे, कोई डॉक्टर पूछ लेगा, कोई आपका सीनियर फार्मासिस्ट आपसे कुछ पूछ लेगा, सो दैट वहाँ पर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे से समझ कर जाना, बढ़िया तरीके से एकदम। MDS फार्मेसी के स्टूडेंट्स एकदम मतलब सुपर लेवल को होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो एकदम जवाब दें। यूपनिया किसे बोलते हैं भाई, नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। हाइपोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, अगर टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसको हमने बोला हाइपोक्सिया बोलते हैं।
एनोस्मिया यानी कि लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, यानी कि सूंघने की स्मेल सेंसेशन की जो मतलब उसमें लॉस हो जाए, ठीक है, उसको हमने बोला है एनोस्मिया। एपनिया स्टॉपिंग ऑफ रेस्पिरेशन फॉर शॉर्ट इंटरवल्स, कुछ देर के लिए रेस्पिरेशन अगर स्टॉप हो जाता है उसको हम बोलते हैं एपनिया। हाइपरनिया इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज हो जाए डेप्थ में रेस्पिरेशन की, ठीक है। डिस्पनिया डिफिकल्टी हो, सांस लेने में परेशानी हो, ठीक है। पॉलिपनिया रेस्पिरेशन कैरेक्टराइज बाय द रैपिड रेट, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में अगर हो रहा है तो, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय द रैपिड रेट। टैकिपनिया एक्सीडिंग हाई रेट हो जाए रेस्पिरेशन का बट शैलो ब्रीथिंग हो, ठीक है, रैपिड हो बट शैलो ब्रीथिंग हो, ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे टैकिपनिया। सो दैट ये जो आपका चैप्टर था ये 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। आज का हमारा सेकंड लेक्चर था, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का भी ये बैठा है। इससे पहले वाला भी जो हमारा लेक्चर था वो भी अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स के करीब का बैठा था शायद, ठीक है। सो दैट ये चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पर आकर एंड कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर को बिल्कुल एकदम पूरे दिल के साथ में, खुशी के साथ में लाइक कर देना, प्यार ऐसा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा कमेंट कर हार्ट वगैरह सारी चीज़ें बनाकर सजाकर कमेंट को काफ़ी अच्छे से कर देना, और अपने फ्रेंड्स में लेक्चर्स को कर देना भाई साहब शेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार मतलब लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं 40 मिनट से लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगातार बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, लगातार बोल रहा हूँ। किसी की कॉल आ रही है, अच्छा नौमान भाई, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, चलो अभी बात करते हैं इनसे थोड़ी देर में। सो दैट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।